अभी ध्यान दो। अब कल हम लोग सीख लिए हैं निर्देशांक और उसका निर्देशांक पर प्रदर्शन। तो निर्देशांक हमने क्या बताया कि निर्देशांक क्या है? निर्देशांक क्या है? निर्देशांक किसी बिंदु की निर्देशाक्षों के सापेक्ष स्थिति को बताता है। यही तो हमने पढ़ा था। हमने कहा था जब हम कोई बिंदु अगर यहाँ पे लेते हैं तो इसकी स्थिति हम इसी निर्देशाक्ष के सापेक्ष ही बता सकते हैं। अगर हमारे पास निर्देशाक्ष ही नहीं है तो कैसे कहेंगे कि वह बिंदु कहाँ है? मान लो ऐसे देख रहा है अभी ना, तो ये पहले चतुर्थांश में दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अगर हमने मिटा दिया, हमारे सर जी पहले बनाए थे पहले चतुर्थांश में है ये, किस चतुर्थांश में है ये? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि जब तक चतुर्थांश था तभी तक ये पहले चतुर्थांश में था। पता चला चतुर्थांश यहां से बना दे तब क्या करोगे? तब तो ये तीसरे पहुंच गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो जब तक चतुर्थांश हमारे पास या कहे तो निर्देशांक हमारे पास नहीं होगा, हम किसी बिंदु की स्थिति नहीं बता सकते। तो निर्देशांक क्या करता है? चतुर्थांशों के सापेक्ष या कहें तो निर्देशाक्षों के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति को बताने का कार्य करता है। उसी से तो हमको पता चलता है कि यह बिंदु इस निर्देशांक, ये क्या बोलते हैं, चतुर्थांश में है और x अक्ष से इतनी दूर है, y अक्ष से इतनी दूर है। निर्देशांक से ही तो पता करते हैं। अगर किसी बिंदु का निर्देशांक है -4, -5, तो सबसे पहले हम इसे बताते हैं कि यह तीसरे चतुर्थांश में है ना? और कितना? x अक्ष पर चली गई दूरी 4 है और y अक्ष पर चली गई दूरी 5 है। ये 4 और ये 5 आ जाओ। तो अब क्या हुआ? इसकी x अक्ष से दूरी 5 मात्रक है और y अक्ष से दूरी कितनी मात्रक है? 4 मात्रक है ना? तो इससे हमको इतना पता चल जाता है। तो निर्देशांक से हमने क्या पता कर लिया कि उसकी स्थिति कैसी है। अब निर्देशांकों को हमने चतुर्थांश में दर्शा भी दिया था। निर्देशांकों को हमने चतुर्थांश में कैसे दर्शाया? उस दिन 4 कॉमन पॉइंट लिए थे। पहला लिए थे AB, दूसरा था -AB, तीसरा था -A -B और चौथा था A, -B। हमने देखा ये गया पहले चतुर्थांश में, ये दूसरे में, ये तीसरे में और ये। तो यहीं से हम चिन्ह के आधार पर बिंदुओं के स्थिति को पता कर सकते हैं या चतुर्थांश को पता कर सकते हैं कि बिंदु का चिन्ह क्या है, उससे बिंदु का चतुर्थांश बता दिया जाए। अगर दोनों प्लस प्लस है अर्थात भुज भी प्लस और कोटि भी प्लस, तो किस चतुर्थांश में होगा? पहले चतुर्थांश में। भुज माइनस लेकिन कोटि प्लस तो दूसरे में होगा, भुज माइनस कोटि भी माइनस तो तीसरे में होगा, और भुज प्लस कोटि माइनस तो किसमें होगा? चौथे में होगा। इस प्रकार से हम बता सकते हैं। अब हमको यही लिख देना है। लिखने के बाद हम जो अक्षों के बिंदु होते हैं उनका प्रदर्शन पढ़ते हैं, तब अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं। अभी ये सब हमारे सिलेबस में नहीं, ये सब तो रिवीजन है पीछे का। तो लिखो, हेडिंग लिखो, हेडिंग। निर्देशांकों में स्थित निर्देश क्या बोले? हेडिंग लिखो, चतुर्थांशों में स्थित बिंदुओं के निर्देशांकों के चिन्ह। चतुर्थांशों में स्थित बिंदुओं के निर्देशांकों के चिन्ह। बिंदुओं के निर्देशांकों के चिन्ह हो गया। अब देखो, एक सारणी बना के फटाफट लिख लेते हैं। देखो, पहले में लिखेंगे चतुर्थांश, दूसरे में लिखेंगे निर्देशांक और तीसरे में लिखेंगे चिन्ह। अब जैसे प्रथम चतुर्थांश है, इसको हम कौन सा कहते हैं जी? XOY भी कहते हैं ना चित्र के अनुसार, क्योंकि अगर ये हमारा चित्र है तो यहाँ x है, यहाँ x डैश है,
यहाँ y है, यहाँ y डैश से बीच में o है। तो ये हमारा पहला चतुर्थांश था जो कि x से शुरू हुआ y तक गया ना, तो x o y कहते हैं। इसमें बिंदु का निर्देशांक क्या था जी, a, b था। चिन्ह क्या क्या था इसका, प्लस प्लस था। उसके बाद जब आए दूसरे में, दूसरा ये वाला है, पहले x से ही शुरू करो, o फिर y, x डैश o y, तो डैश वाले का चिन्ह ऋणात्मक होता है, तो इसका भुज होता है माइनस, और कोटि क्या होती है, तो चिन्ह होता है माइनस कॉमा प्लस। अगर किसी बिंदु में पहला माइनस और दूसरा प्लस दिख रहा है तो वह किस चतुर्थांश में होगा, दूसरे में। इन चारों में से कौन सा दूसरे में है, ये वाला, क्योंकि इसका माइनस पहले है, प्लस बाद में है। दिख रहा है ना, ये ध्यान देना। तीसरा चतुर्थांश आता है, तीसरा चतुर्थांश, हाँ ये भी कोई संख्या है। तो देखो यहाँ से ये तीसरा है, तो x डैश o और x डैश o y डैश, तो जो डैश होता है वो ऋणात्मक चिन्ह को दिखाता है ना, x वाला भी ऋणात्मक और y वाला भी ऋणात्मक चिन्ह, इसका दोनों का माइनस माइनस। लास्ट आता है चतुर्थ चतुर्थांश, हो गया। अभी x रहेगा इधर, ये चतुर्थ वाला है ना, तो देखो यह धनात्मक चिन्ह पे आ गया, o और y डैश ही है, दिख रहा है। अर्थात अब पहला प्लस हो गया और दूसरा माइनस हो गया, चिन्ह हो गया प्लस कॉमा माइनस, दिखाई दिया ये प्रकार से। तो नोट कर सकते हो फटाफट इनको। अभी यहाँ पे तो हम 4 ही भाग पढ़ रहे हैं, जब अगली कक्षा में जाएंगे तो 8 भाग पढ़ना होगा। अष्टांग पढ़ते हैं, इसमें नहीं, तो वो त्रिविमा होती है। जब त्रिविमा में होती है तो एक जेड अक्ष ऊपर नीचे हो जाता है ना, जेड अक्ष ऊपर नीचे आने से 8 भाग में बढ़ जाता है। अब ये जो 4 भाग पढ़ रहे हो, 8 भाग पढ़ना पड़ता है, और 3-3 को होता है। ये 2-2 ही दिख रहा है ना अभी, 3-3 होता है, x भी होता है, y भी होता है और z भी होता है, 3 निर्देशांक होते हैं, तो इसलिए 8 भाग बन जाता है। नोट कर लो, जल्दी करो। अब नीचे हेडिंग लिखो, अक्षों पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक। अक्षों पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक। अक्षों पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक, हो गया ना। अब लिखो, देखो अक्ष तो हमारे पास 2 ही है, इसलिए 2 हेडिंग इसमें पढ़नी होगी। एक पढ़ना होगा x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, और दूसरा y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। तो ध्यान से देखो, ये हमारा x अक्ष और ऊपर y अक्ष, हो गया ना। अब मान लो हमारे पास एक बिंदु है 5,0, ठीक है ना। तो हमने कहा कि बिंदु के प्रदर्शन के लिए सर्वप्रथम उसका भुज पता करते हैं और कोटि पता करते हैं। भुज है 5 और कोटि है 0। तो हमने कहा भुज को चलते हैं x अक्ष पर, कोटि को चलते हैं y अक्ष पर, और शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, तो x अक्ष पर 5 चलना है तो 5 इधर चल दिए, y अक्ष पर 0 चलना है मतलब ऊपर 0 जाना है, तो यहीं खड़े रह गए, वहीं रह गए, 0 ही था, हो गया ना। और जब दोनों की लंबवत रेखा खींचे, देखो इसकी लंबवत रेखा ऐसे खींचे और y अक्ष की लंबवत रेखा इसी से चली गई ऐसे, क्योंकि 0 पे ही था, वो आखिर कहाँ मिल गया, यही 5 वाले पर ही तो मिल गया ना। और इसका निर्देशांक क्या हो गया, 5,0, अर्थात ये बिंदु किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा, होगा ना। ऐसे ही अगर हम 0,5 लेते हैं तो भुज है 0 और कोटि है 5, तो भुज चलते हैं x अक्ष पर,
इस बार एक्स अक्ष पर 0 चलना है, मतलब 0 से चले 0 पे ही रह गए। वाई अक्ष पे 5 चलना है तो वाई अक्ष के ऊपर 5 चल दिए। अब दोनों से लंबवत रेखा खींचे, इसकी लंबवत रेखा इधर खींचेगी क्योंकि ये वाई अक्ष पे 90 अंश कोण बनाएगी ना, और यहां से तुम एक्स अक्ष पे एक लंबवत रेखा खींचोगे तो ऊपर ही तो जाएगी ये 90 अंश कोण बनाती हुई। तो दोनों की लंबवत रेखा जाके कहाँ पे मिलती है? इसी 5 पर मिलती है। तो ये हो गया 0,5। देख रहे हो? तो कुछ निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका क्या शून्य दिख रहा है? कोटि शून्य दिख रहा है। और अगर बिंदु वाई अक्ष पर है तो उसका क्या शून्य दिख रहा है? भुज शून्य दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम वाई अक्ष पे होते हैं तो एक्स अक्ष पर कुछ चलेंगे क्या, और एक्स अक्ष पर हम क्या चलते हैं? भुज की कोटि। एक्स अक्ष पर हम भुज चलते हैं ना, याद रखे रहना। तो एक्स अक्ष पर जब भुज हम चलेंगे ही नहीं तो भुज क्या होगा? शून्य होगा। भुज इसका शून्य होगा। लेकिन अगर हम एक्स अक्ष पे चल रहे हैं, अर्थात दो सड़क से एक समकोण पर काट रही है और हम एक सड़क पर निकल लिए, तो क्या दूसरी सड़क पर कोई दूरी चलेंगे? नहीं चलेंगे। चलेंगे क्या? कभी नहीं चलेंगे, याद रखे रहना। तो क्या हुआ? हम अगर इस सड़क पर निकल लिए तो ये वाली सड़क पर दूरी चली जाने वाली क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और जब ये वाली सड़क की दूरी शून्य हो गई तो ये किस अक्ष की है? वाई अक्ष की है ना। और वाई अक्ष बिंदु का क्या दर्शाता है? कोटि। कोटि दर्शाता है ना। कोटि क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका कोटि शून्य होता है, और वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका क्या शून्य होता है? भुज शून्य होता है। इसी से हम पहचान कर लेंगे कि बिंदु किस अक्ष पर है। जैसे अब हमसे पूछा गया 5,0 किस अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर है। क्यों? क्योंकि इसका कोटि क्या है? शून्य है। हो जाएगा ना। 0,5 किस अक्ष पर है? वाई अक्ष पर है, क्योंकि इसका क्या शून्य है? भुज शून्य है। तो बस यही हमको पकड़ना है, हमारा काम हो जाएगा है? हाँ। तो नीचे माइनस में आने का मतलब जब हमसे दूरी की बात करेगा तो वो पॉजिटिव ही बोलेगा, लेकिन जब हम अपने अनुसार दर्शाएंगे, हमसे बोलेगा कि आपको चौथे चतुर्थांश में दर्शाना है, तो चौथे चतुर्थांश का चिन्ह हमको पता होना चाहिए कि प्लस और क्या होता है? माइनस होता है। तो उस चतुर्थांश के हिसाब से उसका हम चिन्ह देंगे। जैसे हमसे कहा गया कि यहाँ से पट्टी 10 किलोमीटर दूर है ना, तो बस बताने के लिए 10 किलोमीटर दूर बता दिया गया। लेकिन अब हमको उससे दिशा का ज्ञान नहीं हुआ कि पट्टी 10 किलोमीटर दूर है तो कहाँ है। एग्जैक्ट स्थिति पट्टी का पता चल गई क्या हमको? हम अगर यहाँ पे खड़े होके कहा जाए यहाँ से पट्टी 10 किलोमीटर दूर है, का पट्टी उधर है? यहाँ 10 किलोमीटर निकलते चले जाए पट्टी पहुंच जाएंगे? अरे नहीं पहुंच पाएंगे। स्थिति का पता चल गया क्या हमको? ऐसे ही अगर बिंदु हमको बता दिया गया कि एक बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी 4 है, वाई अक्ष से दूरी 5 है, बताओ बिंदु कहाँ है? बता लोगे? नहीं बता पाओगे। अरे 4, 5 यहाँ भी दर्शा सकते हो। इधर से 4 दूरी, इधर से 5 दूरी, इधर से 4 दूरी, इधर से 5 दूरी, तो इधर भी आ सकती है। इधर से 4 दूरी, इधर से 5 दूरी, इधर भी आ सकती है। दूरी का ऋणात्मक नहीं होती है, याद रखें ना। हम दूरी की बात की तो ऋणात्मक चिन्ह नहीं बोलेंगे ना। जब दूरी की बात की तो ऋणात्मक चिन्ह नहीं बोलेंगे। इसलिए अगर हम केवल दूरी की बात करते हैं तो हम चतुर्थांश पता नहीं कर सकते हैं किस चतुर्थांश में बिंदु है। तो उस स्थिति में हमें बताना होगा कि एक बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी 4 है, वाई अक्ष से दूरी क्या है? 5 है, तथा वह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो उस बिंदु का निर्देशांक बताओ। ठीक है ना। तो पहले जो एक्स अक्ष से दूरी है वो क्या होती है? कोटि होती है ना, 4। और जो वाई अक्ष से दूरी होती है वो क्या होती है? से दूरी की बात कर रहे हैं, पर चली गई दूरी की बात नहीं की है। से दूरी की बात की तो उल्टा होता है ना, इसको हमने लिखवाया है, ध्यान देना। तो जो भुज होता है वो वाई अक्ष से दूरी होती है, वो कितना हो जाएगा? 5 हो गया। अब हमसे पूछा जाएगा कि बिंदु किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में है। कब हम कहेंगे कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का निर्देशांक, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का निर्देशांक किसके सामने माइनस लगता है? भुज के सामने माइनस लगता है, कोटि के सामने प्लस लगता है। तो भुज हो जाएगा -5, कोटि हो जाएगी 4। तब हमें बिंदु की एग्जैक्ट स्थिति का पता लगा। ऐसे ही हमसे कहा जाएगा कि यहाँ से पट्टी 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में है ना,
तब हम समझ पाएंगे कि हाँ, अगर हम 10 किलोमीटर यहाँ से उत्तर दिशा में जाएं तब हमको क्या मिल जाएगा, एक नगर मिलेगा जिसका नाम पट्टी होगा। समझ गए ना, इधर चले जाए तो दूसरा मिल जाएगा। इसीलिए ध्यान में रखना कि केवल दूरी बताने से किसी की एग्जैक्ट स्थिति का या यथार्थ स्थिति का पता नहीं चलता है, जब तक हम दिशाओं का या अक्षांश देशांतर का ज्ञान न बताएं। समझ गए, ये याद रखे रहो। तो वही इनके साथ भी है, जब तक हम इनके चिन्ह का ज्ञान नहीं देंगे तब तक तुम हमें नहीं बता सकते हो कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में। इसीलिए चतुर्थांशीय चिन्ह जानना बहुत आवश्यक है। ठीक, पहले ऊपर पढ़ लिए, अब इनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखो, हाँ, तो इसमें लिखो पहली हेडिंग, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। क्या लिखे, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। हो गया, तो लिखो, वह बिंदु जिसके निर्देशांक में कोटि शून्य होती है, जिसके निर्देशांक में कोटि शून्य होती है, जिसके निर्देशांक में कोटि शून्य होती है, वह बिंदु एक्स अक्ष पर होता है। वह बिंदु एक्स अक्ष पर होता है, एक्स अक्ष पर होता है। हो गया ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहना। यहीं पे लोग गलती करते हैं, बाकी तो मान लो दर्शा लेते हैं सिंपल तरीका वाला, अक्ष वाला आधे लोग गलती कर देते हैं। पता चलता है 0,5 को एक्स अक्ष पे दर्शा लेते हैं, लेकिन 0,5 कभी एक्स अक्ष पे होगा नहीं होगा। 0,5 में 0 अर्थात भुज शून्य हो गया ना, भुज शून्य होने पर क्या वो एक्स अक्ष पर होगा, नहीं होगा। एक्स अक्ष पर होने के लिए क्या शून्य होना चाहिए, उसका कोटि शून्य होना चाहिए। ठीक है ना, तो आगे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखे, हाँ आगे लिखना, हाँ एक्स अक्ष पर होता है ना, कोटि शून्य है तो आगे लिखना, इस बिंदु का निर्देशांक, काली पेन से इसको लिख लो, इस बिंदु का निर्देशांक उस बिंदु की कोटि ही होती है। उस बिंदु की, एक मिनट, भुज, इस बिंदु का निर्देशांक उस बिंदु का भुज ही होता है। उस बिंदु का भुज ही होता है। इस बिंदु का निर्देशांक उस बिंदु का भुज ही होता है। हो गया ना, ये चीज को याद रखना है तुम्हें। अब क्या हुआ देखो, जैसे लिख लो, जैसे 5,0 व -3,0 का प्रदर्शन हो गया ना। तो अब देखो, 5 में भुज दिख रहा है 5 और कोटि क्या दिख रही है 0। -3 में तुमको भुज दिख रहा है -3, कोटि क्या दिख रही है 0 दिख रहा है ना। तो हम लिखेंगे, क्योंकि दोनों की कोटि क्या है जी, बराबर है 0 है, इसलिए दोनों की अक्ष पर होंगे, एक्स अक्ष पर होंगे। इतना तुम्हें ज्ञान हो जाना चाहिए। अब हो गया ज्ञान, हो गया कि नहीं हो गया। अगर उसकी कोटि 0 है तो दोनों बिंदु किस अक्ष पर होंगे, एक्स अक्ष पर होंगे। इस स्थिति में
इस स्थिति में इनका भुज ही क्या होगा? भुज ही कोटि होगा, भुज ही बिंदु का निर्देशांक होगा। क्या होगा जी? भुज ही बिंदु का निर्देशांक होगा। हो गया ना? समझो अब देखो कैसे, ये y अक्ष और ये x अक्ष, y अक्ष पे ऊपर 1 2 और नीचे -1 -2 दर्शा दो, क्योंकि इनकी ज्यादा जरूरत है नहीं। इस पे 1 2 3 4, उसके बाद 5 6, मतलब 1 लिखो 2 लिखो 3 4 5 और 6। इधर आओ -1 -2 -3 और -4, आ गए ना? ये x अक्ष है और ये y डैश है, ये x डैश है। अब देखो क्या कहा गया, चूंकि इन दोनों बिंदुओं का कोटि शून्य है, इसलिए यह बिंदु किस अक्ष पर होगा? x अक्ष पर फिक्स पता चल गया, x अक्ष पर होगा। इस स्थिति में जो इनका भुज है वही बिंदु का निर्देशांक होगा। तो दोनों का भुज दर्शा दो, बिंदु का निर्देशांक तुम्हें मिल गया। पहले का भुज क्या है? 5, तो 5 को दर्शा दो, ये पहले बिंदु का निर्देशांक हो गया। बाकी कुछ नहीं देखना है तुम्हें। अगर कोटि शून्य है तो केवल भुज को दर्शाओ, बिंदु का निर्देशांक हो गया। हो गया ना? इसका भी देखो कोटि शून्य है, तो इसका भी केवल भुज को दर्शा दो। -3 कहाँ है? ये है -3, किस अक्ष पे? x अक्ष पे। ये इसका निर्देशांक हो गया -3, 0, बस उत्तर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही जब हम y अक्ष पे चलेंगे तो उसका कोटि चेक करेंगे, खाली चेक करेंगे ना, कोटि दर्शा दिए तो उसका निर्देशांक हो गया। जो x अक्ष पर होंगे उनके कोटि की चर्चा ही मत करो, उनके केवल किसकी चर्चा करो? भुज की चर्चा करो। भुज कहाँ है? दर्शा लो, निर्देशांक हो गया। बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि हमने ऊपर समझा दिया, या दोनों की लंबवत रेखा खींचोगे तो यही मिल रही थी ना, इसलिए 0 का कोई मतलब ही नहीं निकला। समझ गए? तो इसको छाप सकते हो फटाक से 2 मिनट के अंदर। छापो जल्दी, 2 मिनट के अंदर छापो, तब आगे बढ़े। अब नीचे दूसरी हेडिंग लिखो, y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक हो गया? तो लिखो वह बिंदु जिसके निर्देशांक हो गया का, जिसके निर्देशांक का भुज शून्य होता है, भुज शून्य होता है, वह बिंदु जिसके निर्देशांक का भुज शून्य होता है, भुज शून्य होता है, हो गया? वह y अक्ष पर होता है, वह y अक्ष पर होता है, वह y अक्ष पर होता है। आगे लिखना, इन बिंदुओं का निर्देशांक, इन बिंदुओं का निर्देशांक, इन बिंदुओं का निर्देशांक हो गया, उस बिंदु की कोटि ही होती है, उस बिंदु की कोटि ही होती है।
जो y अक्ष पर होती है, जो y अक्ष पर होती है, हो गया ना? तो ध्यान देने वाली बात है। इस बार ये x अक्ष और ये इधर दर्शाए 1 2, इधर दर्शाए -1 -2, ऊपर दर्शाए 1 2 और 3, नीचे दर्शाए -1 -2 और -3। अब हमने दो बिंदु यहां भी लिया, एक बिंदु है 0,3, दूसरा है 0,-2। ठीक है ना? ये ध्यान देना, 0,-2 है और 0,3 है। अब इनका पहले हमने भुज और कोट ज्ञात किया, तो दोनों का भुज हमने पाया कि 0 है, तो हमने लिखा क्योंकि दोनों का भुज 0 है इसलिए दोनों किस अक्ष पर होंगे? y अक्ष पर। क्योंकि अगर भुज 0 हुआ तो तुरंत बस रट लेना है कि बिंदु किस अक्ष पर होगा? y अक्ष पर होगा। इस स्थिति में इनका कोटि ही बिंदु का निर्देशांक होगा। तो बस तुमको कोटि पकड़ना है, भुज अब देखना ही नहीं है, क्योंकि भुज क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। तो इनकी कोटि पकड़ लो। कोटि क्या है? पहले बिंदु की कोटि है 3, तुम 3 दर्शा दो, यही 0,3 का निर्देशांक हो गया। बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। हो गया ना? 0,-2 दर्शाना है, भुज 0 है तो इसकी कोटि दर्शा दो, वही बिंदु का निर्देशांक हो गया। अर्थात -2 को दर्शा दो, यही 0,-2 का निर्देशांक हो गया। हो गया ना? इस प्रकार से अक्षों पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक भी हमको पता चल गए। हो जाएगा? तो बस लिख सकते हो। सवाल तो बता दी है? समदूरस्थ हमारे समान दूरी पर दोनों दूरियां निकाल के समान कर देना। आप दूरी बताएं तभी तो समदूरस्थ बताएं। नहीं, कहीं देखें क्या? कहाँ टाइम है? 5 बज गया है। अभी इसे थोड़ी ना एक दूसरा सवाल तुमको बता दें, बिना दूरी का सूत्र बताए, लिखवाए, एग्जाम्पल बताए, तुमको दूसरा सवाल बता दें? अरे गधे हो क्या? बताने के बाद तो चले सीधे चतुर्भुज क्षेत्रफल बता, खत्म गए हैं? क्या मतलब निकल रहा है सब पढ़ने का? पेपर टाइम में कहोगे सर जी पढ़ेगा ही नहीं, किसी आया नहीं आपको पढ़ाया होगा।